नमस्कार। नमस्कार। बिहार में चुनाव के बाद अब पूरा ध्यान देश का या तो सिर्फ किसानों के आंदोलन की तरफ लगा हुआ है और या पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल इस मायने में महत्वपूर्ण है जहां ममता दीदी ने एक तरफ अपने जब शुरुआत के काल में ज्योति बसु और बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य के कार्यकाल को खत्म करके खुद सत्ता संभाली थी, और अब जब वो फिर लगातार सत्ता की दावेदार हैं और उनको खतरा महसूस हो रहा है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद जब लगभग आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में कर ली थी, तो कहीं इस बार उनकी सत्ता छिन तो नहीं जाएगी। और शायद इसी का नतीजा है कि परंपरागत रूप से पश्चिम बंगाल लगातार चुनावों में हिंसा के दौर से गुजरता रहा है। चुनाव अभी थोड़े देर हैं, लेकिन हिंसा का वातावरण वहां पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है और वो हिंसा की खबरें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारे जाने तक लेकर के हुई हैं। और वहां अगर दावा उनका सही माना जाए तो 140 के आसपास उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस अपने तरीके से आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोगों को ला करके वहां चुनाव लड़ना चाहती है और आपस में बड़ी खींचतान मची हुई है। ममता बनर्जी भी कभी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश करती हैं और कभी बंगाली मानुस को भी चाहती है कि वो एक तरफा उनके साथ रहे। असलियत क्या है? और आज इस बातचीत का महत्व इस तरह से भी है कि कल जिस तरीके से, कल यानी कि बृहस्पतिवार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रभारी विजय वर्गीस के साथ में जिस तरीके से हाथापाई, मारपीट और सब कुछ हुआ है, मारतोड़, उसके बाद राज्यपाल का बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बयान और उसके बाद की स्थितियां कैसी हैं। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता से कभी काफी हद तक, काफी दिनों तक जुड़े रहे और वहां के पल पल राजनीति को समझने वाले प्रभाकर मणि त्रिपाठी जी। प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए। ये राज्यपाल की जो टिप्पणी है कि वहाँ बहुत बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर का और कानून व्यवस्था बुरी हालत में है और अगर अब फेल हुआ कुछ तो मेरे संवैधानिक कर्तव्य शुरू हो जाएंगे, इस शब्दों का क्या मतलब? देखिए, मैं बताऊं, राज्यपाल तो पिछले साल जब उन्होंने सत्ता संभाली, राजभवन में आके शपथ ली, उसी दिन से उनका राज्य सरकार के साथ विरोध शुरू हो गया और इसी वजह से राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता उन पर बीजेपी के प्रवक्ता होने और बीजेपी के नेता के तौर पे काम करने का आरोप लगाते हैं। आरोप लगे हैं कि राजभवन बीजेपी का कैंप ऑफिस बन गया है। तो राज्यपाल के साथ सरकार की तनातनी तो पहले दिन से ही शुरू है, लेकिन अब जिस तरह चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसके साथ ये कड़वाहट और खाई जो है दोनों के बीच, प्रशासनिक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख के बीच जो खाई है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और हाल की जो घटनाएं हैं इसके बाद तो और ज्यादा हो गई है। मिसाल के तौर पर कल जो हमला हुआ बृहस्पतिवार को, इसके बाद राज्यपाल ने कल भी तमाम ट्वीट किए, सुबह से ही ट्वीट करते रहे मुख्य सचिव को और पुलिस अध्यक्ष, पुलिस प्रमुख को, और उसके बाद आज भी उन्होंने जो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है वो विस्फोटक कही जा सकती है। इसमें उन्होंने कहा है कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह ढह गई है, पुलिस का पूरा राजनीतिकरण हो गया है, पुलिस तृणमूल के काडर के तौर पे काम कर रही है और भी तमाम उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में कही है। तो इससे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसकी एक झलक मिलती है। और ये शुरुआत तो त्योहार का सीजन खत्म होने के बाद ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर बहुत जोरदार तरीके से हमले करने में जुट गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल स्थिति है क्योंकि प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने के बावजूद
जिस तरह अंदरूनी गुटबाजी और असंतोष, हाल में एक बड़े वरिष्ठ मंत्री, परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी पार्टी तो अभी नहीं छोड़ी है लेकिन सरकार से इस्तीफा दे दिया है, तो उसके लिए मुश्किल परिस्थिति है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए इसमें कुछ खोने को नहीं है, उसको पाना ही पाना है। अभी उसके अंगुली पे गिने जाने वाले विधायक हैं, और अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने दावा कर दिया पिछले महीने की 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उसके बाद से ही राजनीति लगातार गरमाने लगी है पश्चिम बंगाल में, और जो नड्डा के काफिले पर हमला हुआ इसे भी उसी की कड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जी, आपने जिक्र विधायकों का किया, विधायकों के नंबर का किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब जिक्र सांसदों का होना चाहिए, सांसदों के नंबर से, क्योंकि जो उसका भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेजी से विस्तार किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, अब ये राज्यपाल की टिप्पणी है, इसके बाद कुछ लोगों में आशंका है कि क्या वहां राष्ट्रपति शासन की ओर हम बढ़ रहे हैं? अगर है तो आप बताएं, राजनीतिक रूप से लोग कैसे देख रहे हैं, या सिर्फ ये कि ये सिर्फ धमकी के तौर पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन की जो लगाने के बाद के आरोप प्रत्यारोप का दौर है उससे बचना चाहेगा? क्या कलकत्ता के निवासी और पश्चिम बंगाल पूरा किस तरीके से इसको देख रहा है? आम रवैया यह है कि केंद्र सरकार किसी तरह दबाव तो बना चुकी है, पहले ही दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और राज्यपाल की ताजा रिपोर्ट को भी उसी रोशनी में देखा जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मुझे नहीं लगता कि भाजपा कोई रिस्क उठाएगी यहाँ, क्योंकि तब ममता को सहानुभूति लहर का फायदा मिल सकता है। ममता पहले से ही कहती रही हैं कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार और उसके मंत्रियों, विधायकों, सांसदों सबको दबा रही है। तो मौजूदा हालात में ये धमकी हो सकती है, दबाव बढ़ाने की रणनीति हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई खतरा मोल लेगा। हाँ, उसकी ये रणनीति हो सकती है कि अधिक से अधिक तादाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में चुनाव हो, क्योंकि इसका उसे फायदा मिल चुका है लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड नंबर में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी और भाजपा को फायदा मिला। 2 से सीधे 18 सीटें तृणमूल कांग्रेस की गर्दन तक पहुंच गई, उससे 22 सीटें, इसे 18 सीटें, और 18 सीटों का मतलब होता है करीब 120 विधानसभा सीटों पर उस आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी की बढ़त थी। तो बीजेपी चाहेगी इसे और बढ़त के पास ले जाए और 148 का जो मैजिक नंबर है सरकार बनाने के लिए उसे पार करे। तो मौजूदा हालात में मुझे ये दबाव बढ़ाने की रणनीति और धमकी लगती है। ऐसी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आती राष्ट्रपति शासन की। नहीं, ये आप समझ रहे हैं या राजनीतिक विश्लेषक समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता में क्या इस तरीके की कोई भावना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहेगी? नहीं, आम लोग भी, मेरी कुछ लोगों से बात होती रही है पिछले एक हफ्ते में, जब से अमित शाह आए उसके बाद जमीनी स्तर पर मैं भी गया था 2-3 जगह जिलों में, जो खासकर उन जिलों में जहां बांकुड़ा, पुरुलिया, जहां बीजेपी को काफी कामयाबी मिली थी लोकसभा में, और लेकिन वहां भी लोगों में ये नहीं है कि बीजेपी यहां राष्ट्रपति शासन लगाएगी। राज्य सरकार के प्रति लोगों में वैसी बेरुखी नहीं है। लोगों का कहना है ठीक है, राज्य में ममता बनर्जी ठीक ही काम कर रही हैं, लोकसभा चुनाव था तो हमने बीजेपी को दिया, मोदी जी के नाम पे वोट दिया। अमित शाह भी बांकुड़ा गए थे पिछले महीने जब आए थे दौरे पे, तो लोगों में अब तक ये भावना ऐसी नहीं है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाएगी और उसका उसे कोई फायदा मिलेगा। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के तो मुद्दे स्थानीय हैं, तो यहाँ ठीक है। अभी राष्ट्रपति शासन जैसी कोई लोगों में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है या कोई प्रभाव नहीं लग रहा है लोगों में। आप लंबे समय से वहां की राजनीति का अध्ययन करते रहे हैं, देखते रहे हैं और बातचीत आपकी होती रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर के पूरे देश में बहुत उत्सुकता है। उत्सुकता इसलिए है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की हुई हो, अभी ताजा चुनाव फिर जीत लिया हो बिहार का, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, और नॉर्थ ईस्ट में तो आप जानते ही हैं कि सब पूरा उसका कब्जा उसने लगभग कर ही लिया है। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से कलकत्ता का द्वार जो है वो कलकत्ता से होके जाता है,
तो उसका असर और भाजपा की क्या रणनीति है, किस तरीके की रणनीति है जो पैठ बनाने में कामयाब होती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, असर तो दिख रहा है। पिछले साल, खासकर 2 साल पहले की बात से कहें तो पंचायत चुनावों से ही इसका असर दिख रहा है। पंचायत चुनाव में भी भाजपा को अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव का तो सबको पता है। और अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीतने का दावा किया था, तो उसके आसपास पहुंची गए, 18 सीटें जीत ली थी। तो इस बार भाजपा 2-3 रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, जैसा लोकसभा में भी किया कि तृणमूल कांग्रेस के जो असंतुष्ट नेता हैं और जनाधार वाले हैं उनको तोड़ा जाए। पिछले साल भी कई नेताओं को तोड़ा था उसने, उनमें मुकुल राय, जिनको तृणमूल कांग्रेस का वास्तुकार कह सकते हैं एक तरह से, सत्ता में लाने और जमीनी स्तर पर तृणमूल कांग्रेस की पैठ बनाने। खासकर बंगाल में आप जानते हैं, आप भी रहे हैं, यहाँ ग्रामीण इलाके ही सत्ता की चाबी हैं। वो चाहे लेफ्ट फ्रंट सरकार हो, 34 साल सत्ता में रही तो ग्रामीण इलाके के वोटों के और समर्थन के सहारे, और तृणमूल कांग्रेस की ओर जब वो समर्थन आया तो तृणमूल कांग्रेस भी सत्ता में रही, फिर दोबारा सत्ता में लौटी और ज़्यादा सीटों के साथ। तो बीजेपी की नज़र है उन ग्रामीण इलाकों में, और लोकसभा चुनाव में उन ग्रामीण इलाकों में उसे कामयाबी मिली है। उत्तर बंगाल के 6 जिले हों, दार्जिलिंग से लेके अलीपुरद्वार असम से लगे हुए, या फिर बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम जो झारखंड और इन इलाकों से, उड़ीसा से सटे हुए हैं, तो उसकी रणनीति है पहले ग्रामीण इलाकों में पैठ बनाए। इसीलिए आप देखेंगे तो पाएंगे कि अमित शाह हो या ज़्यादातर जो नेता हों वो ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं, बांकुड़ा का रुख कर रहे हैं, पुरुलिया जा रहे हैं। अमित शाह अपने पिछले तमाम दौरों में पुरुलिया, बीरभूम और बांकुड़ा पर जोर दे रहे हैं। शहरी इलाकों में अब भी बीजेपी की उतनी पैठ नहीं बन सकी है, यहाँ अब भी तृणमूल मजबूत है। पिछली बार भी आप देखें तो कलकत्ता की 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी को एक भी नहीं मिली थी। इसके अलावा बीजेपी इस बार राष्ट्रवाद की भावना, हिंदू राष्ट्रवाद, नागरिकता कानून और एनआरसी को लेके आगे बढ़ रही है। ममता इसके खिलाफ हैं, एनआरसी के खिलाफ हैं, शरणार्थियों के खिलाफ हैं। इसकी एक वजह है कि ममता का वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, 28 से 30% यहाँ है, जो 100 से ज़्यादा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। बीजेपी की रणनीति है कि ममता के उस वोट बैंक में सेंध लगवाई जाए और उसका हवाला देके हिंदू वोटरों को एकजुट किया जाए। शहरी इलाकों में वो इस रणनीति पे, और देहाती इलाकों में वो मजबूत है और धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रही है, दूसरे नेताओं को तोड़ रही है। जैसे शुभेंदु अधिकारी जो मैंने बताया, पश्चिम मेदिनीपुर में 30-35 सीटों पर काफी असर है, उनके पिताजी भी सांसद हैं, भाई भी सांसद हैं। तो अब बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है और हो सकता है देर सवेर वो बीजेपी में भी आ जाएं। तो इन 2-3 रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री का चेहरा, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो दरअसल ये उसके लिए प्लस पॉइंट है। बीजेपी के लिए अंदरूनी गुटबाजी है, मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, इसलिए जानबूझ के किसी को सीएम पद के लिए चेहरा नहीं बनाया है कि पहले जीत जाएं उसके बाद तय कर लेंगे। तो इन 2-3 रणनीति के त्रिस्तरीय रणनीति से आगे बढ़ रही है यहाँ बीजेपी। पहले ये माना जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्रों में उसका पकड़ होती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये नहीं दिख रहा है। तो इसकी शहर में क्या वजह? ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपने बताया कि उसकी एक वजह पकड़ उसने बनाने की कोशिश की है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में वो कमजोर क्यों साबित हो रही है, इसकी क्या वजह? शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल और बिहार या दूसरे राज्यों से तुलना करें तो यहाँ एक बंगला राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो शहरी इलाकों में हावी है, और ममता बार बार इसी बांग्ला राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश करती हैं। पिछली बार भी जब अमित शाह की रैली के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ी गई थी तो ममता ने जम के भुनाया था, और उसी का नतीजा था कि आखिरी दौर में जो शहरी इलाके की सीटों पर मतदान हुए तो वहां बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली थी। तो यहां इस बार कह सकते हैं कि मुकाबला बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद से ममता के बंगाली राष्ट्रवाद और बंगला राष्ट्रवाद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसमें मुकाबला है। अब इसमें कौन किस पे भारी पड़ता है, इसी से तय होगा कि सत्ता में कौन आएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जो बिल्कुल एक जो हम लोगों का परसेप्शन है उसके विरोध, मतलब बिल्कुल उससे उलट है इस तरीके का। वजह क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का प्रभाव नहीं रहा, या क्या उनकी तरफ काम नहीं हो पाया, क्या हुआ है? सब हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बीजेपी के पांव जमाने की वजह है भ्रष्टाचार। जो साल डेढ़ साल पहले कट मनी का मुद्दा उछला था कि अगर किसी को कोई भी सरकारी योजना या उसमें कोई भी फायदा चाहिए तो उसे कमीशन देना पड़ेगा स्थानीय नेताओं को, और स्थानीय तमाम पंचायतों पर से लेके और नगर पालिकाओं तक तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। तो अब ममता बनर्जी तो कलकत्ते में बैठ के ऐलान कर देती है कि ठीक है, हम सबूत साथी योजना है तो हम साइकिल देंगे इतने बच्चों को, लेकिन साइकिल लेने वालों से जो कट मनी मिलता है, ये मुद्दा आपको याद होगा पिछले साल बड़े जोर शोर से उछला था। कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, गिरफ्तारियां भी हुई थी। बीजेपी ने इसे बखूबी भुनाया है। उसका कहना है केंद्र से जो हजारों करोड़ सालाना सहायता आती है वो ममता नहीं दे रही हैं, किसानों को पैसा नहीं दे रही हैं, स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं वो केंद्र की योजनाएं ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पा रही है। तो बीजेपी के इस प्रचार का फायदा हुआ है और तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जो भ्रष्टाचार बढ़ा है खासकर निचले स्तर के नेताओं में और पंचायत और नगर पालिका स्तर में, उसका फायदा हुआ है कि बीजेपी वहां मजबूती से पांव जमाने में कामयाब रही है। जो जिन नेताओं का हमने जिक्र किया है, जो नेता जो ममता से नाखुश रहे, मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी का जिक्र हुआ, और भी मंत्री रहे जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आने की कगार पर हैं, क्या अब वो खुश है? एक ये भी खबर आई थी कि मुकुल राय फिर किनारे कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, भारतीय जनता पार्टी में उनकी तो उतनी से नहीं रही है, या जो पहले के जो पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे उनको लेकर के कई सुगबुगाहट होती है, तो उसको केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, वही जैसा मैंने बताया, बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। तथागत राय थे पहले अध्यक्ष, मेघालय के राज्यपाल रहे, अब वहां से आके वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। दिलीप घोष मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका पहला अधिकार है अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री बनने का। मुकुल राय मानते हैं कि मैं तो तृणमूल कांग्रेस को आर्किटेक्ट रहा हूं, तो मुझे और ज़्यादा तरजीह और वरीयता दी जानी चाहिए चुनावी मामलों में, या इवन मुख्यमंत्री पद का अगर नौबत आए बनने की। तो बीच में मुकुल राय काफ़ी नाराज थे, उन्होंने अपने को समेट लिया था। उसके बाद उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। फिर अमित शाह ने बैठकें की दिल्ली में, यहाँ के नेताओं को बुला के, खासकर असंतुष्टों को बुला के 2 महीना पहले, और कई दफ़े की बैठक हुई। तो उसमें इसी वजह से बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए सामने नहीं रखा है, इसी असंतोष और गुटबाजी पर काबू पाने के लिए। तो इससे फिलहाल तो मामला दब गया सा लगता है। अगर पार्टी को बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों हालत में चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर गुटबाजी के उभरने का अंदेशा है बीजेपी में। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस में एक छत्र नेता ममता बनर्जी हैं। तो क्या ममता बनर्जी जिस रणनीति पे चलना चाहती है वो पूरी तरीके से कारगर हो पा रही है, या अब वो उनका पुराना जादू जो है वो खत्म होता दिख रहा है? अब 10 साल पहले वाला या पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो जादू था उसकी कलई तो धीरे धीरे उतर रही है। ममता के खिलाफ नाराजगी है नेताओं के एक बड़े वर्ग में कि वो अपने भतीजे जो सांसद है डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, उनको अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश कर रही हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर फिर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो ममता हो सकता है खुद किनारे हो जाएं, अभिषेक को मुख्यमंत्री बना दें। ये एक अंदेशा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी इसीलिए पार्टी छोड़ी है। उनका कहना है कि जो कल के नए लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, पुराने और वफादार लोगों को कोई जगह नहीं, इज्जत नहीं दी जा रही है। प्रशांत किशोर को ममता ने रखा पिछली बार लोकसभा चुनाव के बाद, तो उनसे भी लोगों की काफ़ी नाराजगी है कि प्रशांत किशोर के कहने पे पुराने नेताओं को हाशिए पर ढकेला जा रहा है, नए लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सब चीज़ों से साफ है ममता भी जगह जगह जिलों में जाती हैं तो चेतावनी देती हैं जिसको जाना है जाए, पार्टी में न रहे। तो ये सब चीज़ें हो रही है जो पहले जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई ममता के नेतृत्व पे सवाल उठा सकता है, उनसे नाराज हो सकता है। लेकिन
खासकर बीते 2 वर्षों के दौरान हमने देखा है बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ गए, ममता की आलोचना करते रहे, वो चाहे मुकुल राय हो या कुणाल घोष जो सांसद रहे, शारदा मामले में जेल गए, फिर दोबारा हालांकि वो आ गए हैं, लेकिन नाराजगी बढ़ रही है धीरे धीरे। खासकर जो पुराने नेता हैं जो तृणमूल के गठन के समय से साथ हैं, उनमें से कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और बाकी जो भी हैं वो नाराज हैं। अभी कुछ बिहार के एक विधायक भी इस्तीफा देके पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए। कई और विधायक सवाल उठा रहे हैं प्रशांत किशोर की रणनीति पर। प्रशांत किशोर की टीम ने सफाई दी है कि हम तो बस सुझाव दे रहे हैं, अमल तो इस पे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है, यानी ममता बनर्जी करती हैं, लेकिन इससे लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है, वो बहुत नाराज लग रहे हैं। तो ये नाराजगी हो सकता है चुनाव में उसके खिलाफ जाए तृणमूल कांग्रेस के। प्रशांत किशोर के बारे में अभी कहा जा रहा है कि जैसे ममता का उतार हो रहा है वैसे प्रशांत का भी उतार हो रहा है, क्योंकि प्रशांत की चीजें या बातें या गणित बिहार में नहीं चल पाई और फाइनली उनको बिहार में अलग होना पड़ा, और वो बिहार में जो करना चाहते थे युवाओं को लेकर के वहां खुद भी नहीं कर सके, और वो अब इस समय पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में है और अपना ममता दी को अपनी सलाह दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो जैसे उन्होंने बिहार में था निश्चय ही नीतीश कुमार है, अब तो नीतीश कुमार है, इस तरीके से नीतीश कुमार है, जो जितने भी गढ़े थे मानक उनके नीतीश कुमार के लिए, क्या वो ममता बनर्जी के लिए भी उसी तरीके से कुछ फ्रेजेस या कुछ वाक्य गढ़ पा रहे हैं, सफलता मिल पा रही है जिससे ममता बनर्जी का जो छवि है वो निखरे? प्रशांत किशोर अपने स्तर पे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह ममता के लिए यह चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसी तरह प्रशांत किशोर के लिए भी यह उनके अब तक के कैरियर की सबसे बड़ी चुनौती है, ममता और उनकी पार्टी को सत्ता में बनाए रखना। प्रशांत किशोर की सलाह पर कई कार्यक्रम शुरू हुए, दीदी के बोलो, जिसमें कई लोग अपनी समस्याओं के बारे में सीधे फोन कर सकते थे। शुरुआती दौर में तो उसका कुछ फायदा होता नजर आया, लेकिन अब लोग भी हताश हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि 50 बार फोन करने के बावजूद समस्याएं जस की तस है, कोई सुनता नहीं है, उधर से रिकॉर्ड करके रख दी जाती है, कोई उसका जवाब नहीं मिलता है, तो इससे वो भी फ्लॉप लग रहा है। इसके अलावा अब 2 महीने तक चल रही है एक योजना दुआरे सरकार, घर घर जाके सरकार लोगों को, ममता ने ऐलान किया है 5 लाख का सबको बीमा मिलेगा, पूरे राज्य के तमाम 10 करोड़ 9 करोड़ लोगों को। तो ये सब प्रशांत के कहने पे योजनाएं शुरू तो हो रही है, लेकिन इसका मुझे अब तक वैसा फायदा नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा प्रशांत की काबिलियत पर, उनकी रणनीति पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत को पहले जैसी कामयाबी मिली थी पिछली बार बिहार में नीतीश कुमार के साथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बाकी राज्यों में, यहाँ मुझे वैसा तो दिख नहीं रहा है कि कामयाबी वो दोहरा पाएंगे अपनी। एक बहुत आश्चर्य हो रहा है लोगों को कि हम सब लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल में ममता दी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, और जिस वामपंथी दलों ने 3.5 दशक तक अपना शासन किया उसकी बात बहुत ज्यादा नहीं होती। अब क्या हालत है पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की और वो लड़ाई में कहां पर हैं? पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि नेतृत्व का जो दूसरी कतार है उसमें वो उन्होंने खड़ा नहीं किया था। ज्योति बसु के बाद तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ठीक थे, लेकिन बुद्धदेव के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो इस विरासत को संभाल सके और सीपीएम और उसकी जो नीतियां हैं उनको सही तरीके से लागू कर सके। इसके अलावा एक दिक्कत हुई कि अनिल बसु थे, उनके जो सचिव, वो बहुत माहिर रणनीतिकार थे, लेकिन 2006 में चुनाव से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद लगातार बिखरता रहा तृणमूल, इसका लेफ्ट का कुनबा, सीपीएम से नाराजगी बढ़ती रही, उसके घटक दलों में आरएसपी हो, फॉरवर्ड ब्लॉक हो, तो इनका असर पड़ा। बुद्धदेव भट्टाचार्य रिटायर होने के बाद, सरकार जाने के बाद अपने स्वास्थ्य के कारणों से वो सक्रिय राजनीति से हट गए। मेरी राय में ज्योति बसु के निधन के बाद से ही लेफ्ट यहाँ पूरी तरह उसकी पकड़ खत्म होने लगी। हालांकि बीच बीच में कभी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव
लड़ते हैं लेफ्ट के लोग। इस बार भी उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया है, लेकिन जैसा लोकसभा चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुल सका, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। पिछली बार भी कांग्रेस को उनसे ज़्यादा सीटें मिली थी, तो अब पूरा सिमट के रह गया है लेफ्ट, अलीमुद्दीन स्टेट तक ही सिमट के रह गया है। जी, कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस जो जिस सिद्धार्थ रे के जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी, सत्ता में रहती थी, क्या बाद में कांग्रेस, बल्कि ये कहना चाहिए कांग्रेस के पतन की शुरुआत शायद पश्चिम बंगाल से हुई और फिर बाद में बिहार और उत्तर प्रदेश में जब भी कभी भी सत्ता का सपना नहीं देख पाए, इस बार क्या स्थिति है उनकी? हाँ, इस बार भी स्थिति में कोई बेहतर स्थिति तो नजर नहीं आ रही है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, सरकार बनाई थी, लेकिन ममता ने जब मनमोहन सरकार से समर्थन वापस लिया तो यहाँ भी कांग्रेस अलग हो गई, और उसके बाद फिर उसके कई नेता, मानस भुइयां जैसे कई नेता तृणमूल में शामिल हो गए, राज्यसभा सदस्य बन गए। तो कांग्रेस को पहले से ही कहा जाता रहा है कि साइन बोर्ड बन चुकी है, और ममता तो आरोप लगाती है कि तीनों भाई हैं, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस, तीनों मिलके एक साथ तृणमूल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और कांग्रेस के पास भी वही दिक्कत है जो लेफ्ट के पास है, वहां भी कोई ढंग का नेता नहीं रहा। अब ले देकर एक नेता है अधीर चौधरी, और बस उनके सहारे ही कांग्रेस चल रही है, किसी तरह अपनी 10-20 सीटें जीत लेती है। लोकसभा में भी तो घट के वो 2 सीटों पर सिमट गई। तो कांग्रेस के साथ भी वही दिक्कत है यहाँ कि कोई नेता नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई पार्टी का ठोस कार्यक्रम नहीं है। प्रियरंजन दास मुंशी जैसे नेताओं के रहते और सोमेन मित्रा के रहते उस समय काफी कुछ एक जनाधार था, व्यापक आधार वाले नेता थे। अब वो जो दास मुंशी का गढ़ समझा जाता था, रायगंज इलाका उत्तर दिनाजपुर का, वो भी कांग्रेस के हाथों से निकल गया है। वहां सीपीएम वाले जीतते हैं और बीजेपी वाले जीतते हैं। तो कांग्रेस की भी स्थिति में मुझे कोई सुधार नहीं दिख रहा है इस बार भी चुनाव में। चलिए, सभी तो लंबी लड़ाई है और लंबी चलनी है और कई परिवर्तन होने हैं। हम लोग फिर बात करते रहेंगे, लेकिन मूल रूप से समझने समझाने के लिए आपसे ये बातचीत बहुत उपयोगी रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, आपका धन्यवाद।